डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हुआ फर्म क्लोजेस एंड स्टॉप इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसमें पार्टनर्स का रिलेशन एज वेल एज वर्क बोथ डिसॉल्व्स। अब वो काम भी साथ नहीं करेंगे और उनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं रहा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन को हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो हमारा पार्टनरशिप, हमारी वैसे तो पार्टनरशिप जो नई अब बनती हैं वो LLPs बनती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, लेकिन फिर भी जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हमें पार्टनरशिप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन 39 ये कहता है कि कोई भी फर्म डिसॉल्व कब होती है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स, ये आपके MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को कौन सा सेक्शन गवर्न करता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा लिखना ज़रूरी होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, जिसके अकॉर्डिंगली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners in the firm। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली है, इसमें ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती थी, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐसे होती थी कि कोई पार्टनर जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, या कोई पार्टनर आ रहा है तो उनका रिलेशन चेंज हो रहा है। ऐसे नहीं होता था कि पूरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूरे पार्टनर्स का ही हो गया हो, ख़त्म ही हो गया हो सब, ऐसा नहीं होता था। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्यों है, क्या क्या इसके रीजंस हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, किस किस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। अगर हम इसके बारे में देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 5 तरीके से हो सकता है। देयर आर 5 वेज, और वी कैन से 5 मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स ने आपस में ही सोच लिया कि अब बस हमें अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, वी वांट टू क्लोज इट। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब ये फोर्स है फर्म के ऊपर कि उन्हें डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। वो फोर्स क्यों हो सकता है, वो फोर्स हो सकता है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। हर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई एक नहीं। ठीक है ना, तो व्हेन ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, या सेकेंडली अगर पार्टनरशिप फर्म कोई अनलॉफुल इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई तो भी उनका कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। फिर नेक्स्ट, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब, एक हमारे जब 11th में हमने पार्टनरशिप के टाइप्स किए थे तो हमने एक पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप एट विल। मतलब ये पार्टनरशिप तभी तक है जब तक हम चाहते हैं। कभी भी इन एनी टाइम a firm may dissolve whenever a partner gives its will, his or her will in writing to other partners। जब मेरी इच्छा होगी
कोई भी पार्टनर रिटर्न में दे सकता है कि नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस फॉर्म, सो दैट फॉर्म शुड बी डिसॉल्व, दैट इज़ नॉट रिटायरमेंट। ये उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है कि दिस इज़ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 4 में से एक ने कहा कि इसे बंद करो तो बाकी 3 ने कहा भैया तुम रिटायरमेंट ले लो ना, हम क्यों बंद करें। तो कहेगा नहीं बंद करो, आप अगर करना चाहते हो तो आप नई फॉर्म बनाओ, लेकिन दिस फॉर्म शुड बी क्लोज्ड। तो ये जो पार्टनरशिप एट विल है इसको गवर्न करता है हमारा सेक्शन 43। तो डिसोल्यूशन में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है कि जो बिग क्वेश्चन है 6 मार्कर वो डिसोल्यूशन का आए, जो ऑप्शनल होता है वो जनरली एडमिशन रिटायरमेंट का आता है। 6 नंबर का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज़ का आता है, या छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, या फिर 1 मार्कर्स में जो होता है उसमें से डिसोल्यूशन आता है। 3 मार्कर के थ्योरी में भी डिसोल्यूशन या फंडामेंटल्स में से थ्योरी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बीच के चैप्टर्स में से थ्योरी थोड़ी कमी आती है। 4th हमारा है ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट होने से, इवेंट मतलब फर्म का टेन्योर एक्सपायर हो गया, ठीक है ना। टेन्योर मतलब हो सकता है वो फर्म बनी ही 3 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, या एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनी हो, कंप्लीशन ऑफ वेंचर। मतलब तुमने और हमने एग्रीमेंट किया एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, अब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, ठीक है। या कोई एक कंसाइनमेंट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई भी इस तरह की प्रोजेक्ट के लिए हमने एक वेंचर के लिए लिया, पार्टनरशिप की और वेंचर ख़त्म, पार्टनरशिप ख़त्म, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड बनाते समय हम ये भी लिख सकते हैं ऑन द डेथ ऑफ any partner and deed does not provide for continuation। पार्टनरशिप डीड ने साफ लिखा है कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर द फर्म विल डिसॉल्व। ये पार्टनरशिप डीड में ही मेंशन है, द फर्म कैन नॉट कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारा फर्म जो है वो हो जाती है डिसॉल्व। फिर जैसे हमने यहाँ पे किया था कि ऑन व्हेन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। हो सकता है हमारी डीड में ये लिखा हो कि एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, कोई एक पार्टनर भी अगर बैंकक्रप्ट हो गया तो भी हो सकता है ऐसा। और इन सब के अलावा जो बहुत ही एक बड़ा रीज़न हो सकता है डिसोल्यूशन का, वो हो सकता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट का बॉर्डर दे सकता है, उसमें ये सारे चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि अनलॉफुल, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो कोर्ट ही मना कर देगी, ठीक है ना। लगता है कि एनी पार्टनर बिकम्स इनसेन और प्रूफ अनसाउंड माइंड। अगर ऐसा लगता है कि कोई पार्टनर डिक्लेयर हो गया है मेंटली, मेडिकली, कि दिस पार्टनर इज़ नॉट एबल टू डू देयर रेगुलर एक्टिविटीज़, अनसाउंड माइंड है, या इनकैपेबल फॉर एनी अदर रीज़न, ज़रूरी नहीं है कि वो अनसाउंड माइंड हो सकता है कि इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग his or her duties, regular duties। अगर किसी को पैरालिसिस अटैक आ गया फॉर एग्जांपल, और इस तरह का अटैक आया कि
वो अब अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ नहीं कर सकते, तो भी ये डिक्लेयर किया जा सकता है, ताकि उसके बेसिस पर, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये नहीं है कि हम उसके फेवर, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कोर्ट ये कहती है कि एक पार्टनर है, वो अब अपना काम करने की ताकत में नहीं रहता, वो अनसाउंड माइंड है, तो बाकी पार्टनर्स ना उसका रॉन्ग बेनिफिट ना ले जाए, तो फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। आपको बनानी है, अपना ही फॉर्म बनाओ, ठीक है ना। हाँ। और अगर रेगुलर रिकरिंग लॉसेस है तो, रेगुलर या रिकरिंग लॉसेस हैं तो अब लॉसेस का तो कोर्ट तो हर एक के यहाँ जाके देखेगी नहीं फॉर्म को, तो इसमें तो जनरली या तो कोई जो क्रेडिटर होगा या बैंक होगा, ये ही बोलेंगे। मान लो कोई बैंक है, उसकी लायबिलिटीज़ उन्होंने पे नहीं की, कोई क्रेडिटर है, उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो लोग कोर्ट में ये बात बोल सकते हैं कि इस फर्म को रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट नहीं हुए लेकिन लॉसेस तो हो रहे हैं रेगुलर, तो इस फर्म को बंद किया जाना चाहिए। बहुत बड़े, ये जनरली छोटी मोटी बिजनेसेस में नहीं होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो ये आता है कि हाउ अकाउंट्स आर सेटल्ड, किस तरह से आप असेट्स को सेल करेंगे और किस तरह से लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। ये जो अकाउंट्स आर सेटल्ड हैं, इसमें दो बातें आती हैं। एक तो इसमें आता है कि किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस होगा, और जो भी असेट्स हम सेल करेंगे उन असेट्स के पैसे को किस तरह से लगाएंगे। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हमारा सेक्शन 48 है, ठीक है। और इसको सेक्शन 48A और ये सेक्शन, ये सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ही हैं। तो लॉसेस के लिए उन्होंने कहा कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस है, लॉसेस का मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको भी हम पे ऑफ नहीं कर रहे, ठीक है। तो जितने भी हमारे लॉसेस हैं उन लॉसेस को सबसे पहले तो पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सबसे पहले तो आप अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करो, अगर प्रॉफिट्स हैं तो, मतलब कोई फंड्स बने हुए हैं, अब फॉर्म बंद हो रही है, उन फंड्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप प्रॉफिट्स में से करो। फिर जो कैपिटल पार्टनर्स की लगाई है उन कैपिटल को यूज़ करो, और लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स विल शेयर इन देयर PSR। लेकिन ये कब होगा, जब कंडीशन अप्लाई किया है, फर्म मस्ट नॉट बी अ लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, क्योंकि अब तो जो नई फर्म बनती है ना वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली ही बनती हैं। तो अब तो ये थर्ड वाला केस आने के चांसेस ही नहीं रहते, लेकिन पहले पार्टनरशिप एक्ट तो ये कहता था ना कि आप अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाली बना रहे हो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बना रहे हो, या लायबिलिटी का कुछ रेशो डिसाइड करो, तो वो पार्टनरशिप डीड में लिख देना। तो ऐसे में फर्म अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो थर्ड वाली ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, अदरवाइज थर्ड वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है कि लॉसेस को पहले फर्म के प्रॉफिट्स में से, फिर पार्टनर्स के कैपिटल में से, फिर भी कुछ बच जाए तो वो अपने पर्सनल से देंगे। ऐसे ही असेट्स जब भी हम बेचेंगे तो उन असेट्स को हम किस सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे, उसमें हम सबसे पहले जो हमारी एक्सटर्नल डेब्ट होंगे उनको पे करेंगे, सिक्योर्ड वाले। फिर एक्सटर्नल डेब्ट अनसिक्योर्ड वाले। सिक्योर्ड का मतलब कोई भी असेट है, उस असेट के अगेंस्ट हमने लोन लिया हुआ है, तो उस असेट को बेच के पहले वो लोन की पेमेंट करोगे, उसके बाद बचे हुए पैसे को कहीं भी यूज़ कर लो।
फिर हमने अनसिक्योर्ड लोन की पेमेंट की। अनसिक्योर्ड लोन पे करने के बाद हमारे जो भी पार्टनर्स लोन है उनकी पेमेंट करेंगे। फिर पार्टनर्स लोन पे करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल, क्योंकि ये भी तो एक तरह की लायबिलिटी होती है, वो पे करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल पे करने के बाद भी अगर कुछ बच गया, इफ़ एनी रेजिड्यू, कि भाई सब पेमेंट करते अभी पैसे बच गए, देन अवेलेबल टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है। हाँ। इसके बाद एक और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो होता है प्राइवेट डेब्ट और फर्म डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट्स एंड फर्म डेब्ट्स। फर्म के डेब्ट जिनकी लायबिलिटी फर्म के ऊपर होती है, फर्म ओस, और प्राइवेट डेब्ट जो उसकी किसी पार्टनर की पर्सनल डेब्ट कोई होता है। तो फर्म के डेब्ट पेड आउट ऑफ फर्म असेट, लेकिन प्राइवेट डेब्ट बट ऑब्वियस है पेड आउट ऑफ पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स। फिर हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं जब दोनों का बातें अलग अलग हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर इफ एनी सरप्लस अवेलेबल देन, जो भी सरप्लस बचेगा इट कुड बी अप्लाइड towards payment of firm's balance debt। यानी कि यहाँ अगर कुछ बचता है, if any payment still due, then can be, अगर कोई भी पेमेंट बच जाती है, कैन बी डन थ्रू पर्सनल एसेट्स आफ्टर पेइंग पर्सनल डेब्ट। जो भी हमारे प्राइवेट डेब्ट हैं उनको पे करने के बाद अगर बचता है तो ठीक है। नहीं, हमें प्राइवेट डेब्ट से कोई मतलब नहीं होता। प्राइवेट डेब्ट्स हमारे कभी बुक्स में नहीं आते। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए और बी है, इनके प्राइवेट डेब्ट हैं 10,000 और 20,000 रुपये, और प्राइवेट असेट्स हैं जो रियलाइज्ड हो गए, रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 15,000 है और इसकी 22,000 है। तो सरप्लस अवेलेबल फॉर फर्म, इसका 5,000 का सरप्लस और इसका 2,000 का सरप्लस अवेलेबल है। इतना ही फर्म को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। पहले वो अपने पर्सनल डेब्ट्स को पे करेंगे, उसके बाद ही देंगे। तो फर्म सिर्फ ये रिकॉर्ड करेगी जो वो फर्म को दे रहे हैं, ये नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन फर्म बुक्स। फर्म को इनसे कोई मतलब नहीं है, फर्म को तो इससे मतलब है जो वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाँ अकाउंटिंग। देखो
मोड ऑफ डिसोल्यूशन कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी अकाउंटिंग सब में सेम रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या हमें करना है इस चैप्टर में, अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है सारे अकाउंट्स को क्लोज़ करने की। बट ऑब्वियस है ना, जब हमारी फर्म क्लोज़ हो रही है तो हमें सारे अकाउंट्स क्लोज़ करने ही हैं। फिर हमें रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक नया अकाउंट हमारे पास आ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर मतलब इसमें जितने भी लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे और जितने भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट होंगी। तो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट ही रियलाइजेशन अकाउंट है। वंस आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो आपके आगे के सारे अकाउंट्स बनने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेजर अकाउंट। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को ही आ जाता है कि 6 नंबर में 4 नंबर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है इसका। फिर अगेन वही कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म ख़त्म हो रही है तो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, पोजीशन तो हमें चाहिए ही नहीं, अब तो हमें बैंक या कैश चाहिए, ठीक है। तो अब कौन कौन से लेजर्स इसमें बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबका नेचर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेचर पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MCQs में ये काफ़ी आते हैं 1 मार्कर्स में। तो अकाउंट्स में जब भी कोई भी चैप्टर करते हो तो हर चैप्टर में हर लेजर, हर अकाउंट जो भी आप बना रहे हो सबके नेचर ज़रूर पता होना चाहिए। पार्टनर्स लोन और बैंक या कैश, ये 4 हमें अकाउंट बनाने हैं। वट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू बी फॉलोड? फर्स्ट स्टेप, क्लोज ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ अकाउंट। सेकेंड स्टेप, जितने भी असेट्स हैं उनको सेल कर दो। तो पहले नंबर पे हमने क्या काम किया, हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज़ करना है, हमें सबको क्लोज़ कर दो, सबका वैल्यू ख़त्म कर दो, बिल्कुल सबकी वैल्यू ख़त्म करने के बाद जितने भी असेट्स हैं उनको बेच दो, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे कर दो। अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपस में सेट ऑफ हो रही हैं तो वो कर दो। आपस में सेट ऑफ कैसे होंगी? कोई क्रेडिटर है, उसने कहा कि ये फर्नीचर मैं ले लेता हूँ, कोई डेटर है, उसने कहा कि आपको पे करने की बजाय मैं उस क्रेडिटर को डायरेक्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। बैंक ने कहा कि आपने इस बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लिया, इस बिल्डिंग को सेल करके पैसा हम ले लेते हैं। तो अगर कोई भी असेट या लायबिलिटी आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा काम कम हो जाता है। हमने तो पहले स्टेप में ही सारे असेट्स या लायबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया है। हमारा काम कैसे कम हो गया कि जब भी कोई एसेट या लायबिलिटी एक दूसरे को म्यूचुअली सेट ऑफ करेंगे तो हम उसके लिए कोई एंट्री करेंगे ही नहीं, तो दिस इज़ गुड फॉर अस। फिर हम जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसे पे कर देंगे और फिर लास्ट में प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो पार्टनर्स का, नुकसान तो पार्टनर्स का, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में करते हैं। पहला, सारे असेट्स को क्लोज करना है हमें। तो रियलाइजेशन टू असेट मतलब रियलाइजेशन टू डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि नॉमिनल नेचर है और असेट्स की वैल्यू ज़ीरो करने का मतलब है कि ये हमारे लिए लॉस है, और ये असेट्स क्रेडिट होंगे क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इंडिविजुअली का मतलब जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, सबको इंडिविजुअली करेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि सारे असेट्स जितने भी हैं उनको बुक वैल्यू पर करना है, यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है उस पर ट्रांसफ़र करना है जो भी बुक वैल्यू है। दूसरी बात, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि इनका एक सेपरेट लेजर हम बना रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई भी फिक्टिशियस असेट अगर है उसे ट्रांसफ़र नहीं करना, बिकॉज इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स।
ठीक है, गुडविल को करना है ट्रांसफ़र, गुडविल को कट करते हैं यहाँ से। तो ये दोनों हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड पीएसआर। मतलब इसमें तो कोई न्यू पीएसआर वैसे होती ही नहीं है, तो ओल्ड और न्यू का कोई चक्कर ही नहीं है फॉर्म। तो हमें इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दूसरी बात, अगर डेटर्स में कोई प्रोविज़न है तो प्रोविज़न को विदाउट डिडक्टिंग प्रोविज़न ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि प्रोविज़न हम अलग से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे पास यहाँ डेटर्स हैं 40,000 के, तुमने प्रोविज़न बनाया 4,000 का, 36,000। तो यहाँ जो ये डेटर्स होंगे ना, ये 40,000 पे ट्रांसफ़र होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि अब जब फर्म कंटिन्यू हो ही नहीं रही तो हमें उस प्रोविज़न की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोविज़न है, ये अलग से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन 4,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल नेचर है, अब वो प्रोविज़न हमारा प्रॉफिट है। हाँ, इसी तरह से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस हैं तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए भी हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ट्रांसफ़र होगा, इसके अलावा बाकी सब ट्रांसफ़र होंगे, ये ध्यान हमें रखना है। तो इसीलिए डिसोल्यूशन के चैप्टर तुम्हारे पार्टनरशिप के बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली आसान बहुत होता है। बस हमें ध्यान क्या रखना होता है, ये प्रोविजंस, तो जितनी बार डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करो उतनी बार इन प्रोविजंस को पढ़ते चले जाओ। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें ये क्लियर होते जाएंगे और याद होते चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा आता है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें क्लोज़ करना, सारे लायबिलिटीज़ के अकाउंट को क्लोज़ करना, ठीक है। लायबिलिटीज़ को क्लोज़ करने का मतलब, अब हमें अगर लायबिलिटीज़ को हम ज़ीरो पे लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर हमें लायबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं करनी पड़ रही तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। इसमें भी इंडिविजुअली मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट, अगर कोई बैंक लोन है तो डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, जितने भी हैं उनको डेबिट टू रियलाइजेशन। और वही सेम बातें कि बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है उसी वैल्यू पे शो करना है, पहली चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जर्नल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L या कोई भी ऐसा फंड जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है उसे ट्रांसफ़र नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये देखो, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इवन अगर तुम्हारे पास करंट अकाउंट भी है तो करंट अकाउंट को भी हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करके क्लोज़ कर देते हैं। तो करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल वाला चक्कर ही नहीं रहा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है या फ्लक्चुएटिंग ही है। हमें अल्टीमेटली अब सब कुछ वाइंड अप करने वाली स्टेज पर है, तो हम करंट अकाउंट को भी क्लोज़ कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इनटू कैपिटल अकाउंट। फिर अब लायबिलिटी साइड हम जब ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट तो हम सेपरेट बना ही रहे हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा ट्रांसफ़र करना भी पड़ा अगर, तो हम एक फुटनोट जरूर डालेंगे, मतलब वट एवर द ट्रीटमेंट इज़, अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट को एज अ सेपरेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर भी रहे हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, आप उसकी पेमेंट कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को एक सेपरेट लेजर भी बना सकते हो। बट वट एवर ट्रीटमेंट यू आर गिविंग, यू शुड गिव फुटनोट टू इट, ठीक है।
फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो हमने बात करी थी अभी ऊपर कि रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होता है क्रेडिट साइड पे। तीसरी चीज़, पार्टनर्स लोन भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बिकॉज दीज लोन्स आर सेपरेटली पेड। पार्टनर्स लोन हम सेपरेटली पे करते हैं। तो पार्टनर्स लोन की एंट्री नॉर्मली क्या होगी, अब यहाँ पे पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट भी साथ साथ ही समझ लो। पार्टनर्स लोन में नॉर्मली हम पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इस पार्टनर्स लोन को डेबिट, पहले हम उसके कैपिटल की भरपाई करेंगे। भाई हम उसकी लोन की पेमेंट क्यों करें? इफ़ वी हैव टू रिसीव मनी एज अ कैपिटल तो फर्स्ट वी एडजस्ट दैट लोन अगेंस्ट कैपिटल और फिर जो बाकी बचा हुआ है वो पे कर देंगे। सेम ही पर्सन से मुझे कुछ पैसे लेने हैं और कुछ देने हैं, तो पहले जो लेना देना वाला हिसाब है वो हम एडजस्ट करेंगे, फिर बचा हुआ पेमेंट करेंगे ना। हाँ तो इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, गॉट इट? हेलो बच्चों, तो आई होप आपको वीडियोस तो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे मैम इस चैप्टर की क्यों दे दी, दूसरे चैप्टर की दो, तो आप जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स आप चाहते हो कि इनकी वीडियोस हमें पहले मिले, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, ठीक है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई हमने नई वीडियो डाल दी है। सो सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, लाइक and comment and share with your friends with love and give your suggestions अगर आपको लगता है कि मैम ये suggestion भी हम दे रहे हैं, so I would like to accept your suggestions. Okay, so thank you so much and good luck to all of you.